कि ये जो F-35 हैं जो सऊदी अरब को दिए गए 48 यूनिट्स कहा जा रहे हैं, 48, ज़ाहिर है अरबों डॉलर में इसकी इनकी भी कीमत होगी। तो बताएं कि ये इनकी अहमियत क्या है और इससे सऊदी अरब का दिफा कितना मुस्तहकम होगा और इसराइल के मुकाबले में उसको कितनी तक़वियत मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया शामी साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और जो आप कह रहे थे कि 48 यूनिट्स मिलेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट या लीथल एयरक्राफ्ट इस दुनिया में अगर कोई है तो वो F-35 है। मैं आपको व्यूअर्स की आसानी के लिए बता दूं कि ये स्टेल्थ जहाज़ है, रिफ्रेश कर लेते हैं, रेडार पर आमतौर पर नज़र नहीं आता और ज़ाहिर है वेपन्स कैरी करता है इनसाइड, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो इसके पास जो सेटअप लगे हुए हैं बहुत पावरफुल है। दुनिया में सिर्फ 5 टोटल जहाज हैं जो स्टेल्थ हैं, 2 अमेरिका के, 2 चीन के और 1 रशिया का। अमेरिका के जो जहाज हैं ये F-35 और F-22 रैप्टर हैं और Su-57 रशिया का जहाज है और चाइना के पास J-20 और J-35 जहाज है जो स्टेल्थ हैं। ये जो जहाज है रडार में नहीं आते। ये हमारे पास भी है जी। आपकी आवाज कट रही थी, किसके पास है जी? ये पाकिस्तान के पास तो नहीं है। पाकिस्तान के पास F-35 पाकिस्तान के पास है या आने का इम्कान है? नहीं जी, इसके मुकाबले का जहाज J-35 है जो चाइना के पास है, वो भी पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर एंगेजमेंट है पाकिस्तान की मुख्तलिफ मुल्कों से और ख़ास तौर पर चाइना के साथ कि पाकिस्तान की क्या ज़रूरियात हैं और कैसे प्लग इन किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर क्योंकि इंडिया को भी अगर ये ऑफर हो गया F-35 जो है अमेरिका का, तो फिर ये ख़तरनाक बैलेंस टिल्ट हो जाएगा इन फेवर ऑफ इंडिया। एक बात, जहां तक ये जहाज जो मैंने कहा कि 5 मुल्कों के पास हैं और ये जो दिया जा रहा है, अमेरिका जो एग्री किया है कि सऊदी अरब को देंगे और उन्होंने ये कहा कि फुल्ली कॉम्पिटेंट और किसी रिस्ट्रिक्शन के बगैर होंगे, ये शायद पहली दफा हो रहा है अगर ये हुआ तो। हालांकि मैं अभी भी शक व शुबे का इजहार करूंगा कि ये इतना पॉसिबल और इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए F-35 फुल्ली केपेबल जो अमेरिकी एयरफोर्स खुद उड़ा रही है वो इनको दे दे, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ऐसी नहीं है। और आपको ज़्यादा याद होगा, मैं ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके व्यूअर्स को कि 1981-82 में जब हमें अमेरिका से पहली दफ़ा F-16 मिल रहे थे सोवियत यूनियन के ज़माने में, जब हम लड़ रहे थे उनकी जंग, तो हमें पहली दफ़ा जो 40 F-16 दिए गए थे, हमें अमेरिका ने कहा था कि हम आपको J-79 इंजन के साथ देंगे जो इन्फीरियर इंजन है, जिसकी F-16 के इंजन की थ्रस्ट कम है। F-100 इंजन वो इंजन था जो अमेरिकी खुद इस्तेमाल उस वक्त कर रहे थे। और अमेरिका ने क्योंकि एक्सपोर्ट वर्जन हमें देनी थी, तो हमारे लीडर्स को एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम साहब थे एयरफोर्स चीफ, उन्होंने जाहिर अपने साथियों की मशावरत के बाद ये जहाज लेने से इनकार कर दिया था थ्रू जनरल ज़ियाउल हक। उनको कहा था कि हमें ये नहीं चाहिए जहाज, क्योंकि हम वो जहाज लेना चाहेंगे जो अमेरिकन खुद उड़ा रहे हैं। तो बाद में फिर अमेरिका मजबूर हो गया पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, फिर हमें F-16 मिले F-100 जो वो खुद इस्तेमाल कर रहे थे उन इंजन्स के साथ। ये हिस्टोरिकल, मैंने कहा पहले पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। अब आते हैं मिडिल ईस्ट का। मगर इसराइल के पास कौन से जहाज हैं? इसराइल के पास इसराइल के पास ये F-35 हैं, लेकिन वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं जो अमेरिकन एयरफोर्स खुद इस्तेमाल कर रही है। अब एक और जहाजों का मैं जरूर मुवाजना करना चाहूंगा एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इसराइल के पास जो F-16 है उसके पास AMRAAM-D लगा हुआ है जो तकरीबन 140 से 50 किलोमीटर जिसकी रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज। लेकिन वही जहाज जब ये इजिप्ट को दिए गए 200 के करीब F-16, ये याद रखिए कि हमारे पास पाक फिजाइया के पास सिर्फ 75 F-16 है, इजिप्ट के पास 200 F-16 है, लेकिन उनके मिसाइल्स की रेंज सिर्फ 35 से 65 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका ने उनको वो F-16 तो दे दिए, लेकिन वो मिसाइल नहीं दिए जो उन्होंने इसराइल को दिए हैं। और इसराइल की तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर की रेंज की एडवांटेज है इजिप्शियन जहाजों के ऊपर। इसी तरह उन्होंने जिस मुल्क को मिडिल ईस्ट में दिए हैं उनको इसराइल के कंपैटिबल नहीं दिया। ये तो एक फैक्ट है। अगर वो F-35 दे देंगे, ये अनप्रेसिडेंट होगा, अनयूजुअल होगा और मेरे लिए हैरानकुन होगा, क्योंकि इसराइल बहुत प्रेशर डालेगा अमेरिका पर कि उनको वो वेपन ग्रेड या वो एक्सपोर्ट वर्जन के ना दिए जाए उसमें जो अमेरिका एयरफोर्स के खुद यूज कर रही है या जो इजरायली एयरफोर्स यूज कर रहा है। तो ये पहली दफा है, लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना, अभी बहुत टाइम बाकी है। मगर लेकिन मेरा अभी भी मानना ये पता तो चल जाएगा ना, सऊदी अरब तो चेक कर लेगा ना कि वो जहाज वही हैं या उनमें कुछ कमी बेशी है।
जी शामी साहब, जहाज तो वही दे सकता है, जाहिर है उसमें डाउनग्रेड शायद नहीं इसलिए नहीं हो सकते कि वो एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, उसके कंटूर्स होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं, उसके अंदर वेपन। आपने नोट का अगर ये जहाज की तस्वीर देखें तो ये बैली इसकी बिल्कुल बंद होती है, उसके अंदर ही वेपन होते हैं, उसके अंदर ही फ्यूल होता है, ठीक। क्योंकि अगर एक्सटेंड करेंगे वेपन्स को या फ्यूल के टैंक्स को तो वो रेडार पर नजर आ जाते हैं। चिश्ती साहब, तो इनकी हर चीज कैमोफ्लाज होती है। ठीक जी ठीक है। जी सलमान साहब। हाँ, मैं ये पूछना चाहता कि ज़ाहिर है ये भी क्योंकि अब बातें हो रही हैं और हो गई, सवाल हो गया ना उनसे इब्राहिम अकॉर्ड से मुतालिक, तो वो जो कहा जाता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच, कुछ ना कुछ लो कुछ दो, तो ये मुमकिन है आपके ख्याल में कि आगे चल के ज़ाहिर है जब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा अगर बन जाता है सऊदी अरब तो ऑटोमेटिकली एक तवाज़ुन तो आ ही जाएगा कि ठीक है जी, वो भी नॉन नेटो एलाई है इसराइल, और सऊदी अरब जो है वो भी नॉन नेटो एलाई बन जाएगा, बन गया है बल्कि। देखिए सलमान साहब, ये मैं अभी भी इसको एक क्वेश्चन मार्क के साथ ही देख रहा हूं कि जैसे आपने नोट किया होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पिछले 6 महीनों से इतनी दफा अब इंडिया को प्रेशराइज किया, कभी कहा 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड, कभी कुछ कहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डील, एंड ऑफ द डे उन्होंने वो एक्सटेंड कर दी डिफेंस एग्रीमेंट 10 साल के लिए, और जो वो 2005 से 2015 में और 2025 में फिर एक्सटेंड कर दिया, जिसका मतलब ये है कि वो क्योंकि कारोबारी आदमी है, वो स्टेट्समैन कम है। वो क्या करते हैं, कारोबारी आदमी में और स्टेट्समैन में क्या फर्क होता है? स्टेट्समैन जो है वो नेगोशिएट करता है, एग्रीमेंट करता है, कंसेंसस डेवलप करता है, आपकी लिमिटेशन, आपका इंटरेस्ट देखता है। बिजनेसमैन आपसे डील करता है, यानी वो आपको कहता है कि अगर मैं ये दूंगा तो मुझे क्या दोगे, मेरा ये होगा तो मुझे क्या फायदा दोगे। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये बिल्ट इन हो, अभी मैं स्पेकुलेट कर सकता हूं, मेरे पास सबूत कोई नहीं है। नहीं, मगर सवाल ये है कि ये $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट भी तो लेनी है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हो सकता है $1 ट्रिलियन के साथ ही अटैच्ड हो कि अगर आप $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट कर दें तो फिर हम F-35 आपको देंगे, यानी कि दोनों तरफ तो लंबा प्रोसेस होगा ना। एक दिन में तो $1 ट्रिलियन तो नहीं इन्वेस्ट हो सकते ना। लेकिन ये जहाज जो बहरहाल उन्होंने कमिट किया है, दुनिया के सामने ऐलान किया है, वही जहाज इनको मिलेंगे जो इसराइल के पास है। तो जब इसराइल वो जहाज मिल जाएंगे, फिर उसके बाद 2 रियासती हल जो है, अगर फलस्तीनी रियासत कायम होगी तो फिर इब्राहिम अकॉर्ड का भी देखा जाएगा उसके बाद। शामी साहब, एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हमें दूर कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जिस दिन आप डील करेंगे F-35 की तो अगले दिन वो जहाज उड़ के रास्ते में पहुंच जाएंगे 2 दिनों में। ये भी कई महीने और साल लग सकते हैं, पहली बात तो ये है। और वादे, जाहिर है जिस तरह जहाज का वादा है उस तरह इब्राहिम अकॉर्ड का भी वादा हो सकता है, और $1 ट्रिलियन आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, जी बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ट्रैक रिकॉर्ड और भी हमें जेहन में रखना चाहिए, और आपको बहुत ज्यादा याद होगा मुझसे, 1993 से 95 में जब ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था, जब पीएलओ ने को 25-30 साल तक आर्म स्ट्रगल की थी वेपन्स उठा के, तो 93-95 में ये एक एग्रीमेंट हुआ था, ओस्लो एग्रीमेंट, और यासिर अरफात ने किया था अपनी पार्टी की तरफ से। और उसमें ये लिखा हुआ है, आज 32 साल हो गए उस एग्रीमेंट को उठा के देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि दिस एग्रीमेंट विल लीड टू 2 स्टेट सोल्यूशन। ठीक, अब आप देखिए, बदकिस्मती 32 साल में कोई प्रोग्रेस आज तक नहीं हुई। उसमें तो फिर इंतफादा शुरू हो गया, फिर हमास बन गई, फिर दूसरी तंजीमें जो हैं जिहादी तंजीमें आ गई मंजर पर, उसका भी फर्क पड़ गया ना। यासिर अरफात की पोजीशन कमजोर हो गई, फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है उसके हाथ कमजोर हो गए, तो सारा कुछ ये भी तो हुआ है ना। अच्छा सर, इस पर भी जवाब ले लेते हैं चिश्ती साहब से, मैं क्योंकि हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। एक चिश्ती साथ ही रहिएगा। ज़ाहिर है वो जो एक अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है, US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट, इस पर भी आपसे बात करनी है। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट जिसमें एक बार फिर तस्करा, और उसमें वैसे तो ये चीन का ज़ाहिर उसमें जिक्र ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान जंग जीता तो ये कन्फर्मेशन हम इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने धूल चटाई थी भारत को। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की बात पे यकीन नहीं आ रहा आपको, जो कांग्रेस से मोहर तस्दीक लगवा रहे हैं। उनकी कही हुई बातें। खालिद चिश्ती साहब सर हमारे साथ हैं, आपके सवाल का भी जवाब और इस पर भी ज़रा हम खालिद साहब से बात करना चाहेंगे। खालिद साहब सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ जी, बिल्कुल। देखिए, इसके ऊपर ट्रम्प साहब तो कब से कह रहे हैं, और अब तो उन्होंने आखिर में 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट भी कह दिया। मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैसेज दे रहे थे कि आप मेरी बातों में आए और तेल खरीदना बंद करें रूस से, वरना फिर शायद अगली दफा वो ये भी बताते थे
कि ये 8 ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट किसके थे। अभी अमेरिकन कांग्रेस ने ये कहा है, और ये कोई मेरे लिए इसलिए सरप्राइज नहीं है कि हम देखिए, हमने कही था 8 मई को पाक फिजाइया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ISPR के साथ मिलकर। पाक फिजाइया के एयर वाइस मार्शल साहब आए, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशंस, और वो अपने क्लेम करके, सबूत दे के, डिजिटल ट्रैकिंग देकर, फुटप्रिंट्स देकर, कोऑर्डिनेट्स देकर और रेडियो कॉल सुनाकर वो चले गए। 6.5 महीनों में आपने पाक फिजाइया का कोई नुमाइंदा मीडिया पर नहीं देखा होगा। और क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि हमने एक ग्रेसफुल साइलेंस के साथ लोगों को प्रूव कर दिया और साथ ही डाटा दिखा दिया। हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ 9 अगस्त को तशरीफ लाए मीडिया पर, 3 महीने बाद, यानी तकरीबन 93 दिन बाद वो आए और उन्होंने आकर कहा कि हमने 5-6 जहाज मारे हैं, इसमें बड़ा जहाज भी हो सकता है, इसमें F-16 भी हो सकता है। पहली बात तो मुझे उस वक्त हैरानगी हुई कि उनको 93 दिन लगे अपना डाटा या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हुए। उससे ज़्यादा मुझे हैरत ये हुई कि हम जब यंग ऑफिसर, क्या हम जब तक रिटायर नहीं हुए, जिस दिन हम फायरिंग करके बॉम्ब फेंक कर आते थे, हमारी शामी साहब छुट्टी नहीं होती थी जब तक आप डीब्रीफ करके हर बॉम्ब का काम, उसकी परसेंटेज लेकर घर नहीं जाते थे कि यहाँ मेरी ये परसेंट है, 80%, 90, 100, कितने परसेंट मैंने बॉम्ब मारे। एयरफोर्स को 93 दिन लग गए, पहली बात तो ये। फिर उसके भी 2 महीने बाद वो तशरीफ लाए, 5-6 को उन्होंने अपग्रेड कर दिया, 10-12 जहाज मारे। तो देखिए, एक एयरफोर्स चीफ जो दुनिया में 4थे-5वें नंबर उसकी एयरफोर्स है, उसका होमवर्क, मैं अब क्या कह सकता हूँ, अफसोसनाक है कि वो आकर क्लेम कर रहे हैं उस वक्त भी 10-12। 10 और 12 में मतलब बहुत फर्क होता है। हमने डिजिटल बताना होता है दुनिया को, एक बात। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी कन्विक्शन ही नजर आ रही थी। ऐसे सोल्जर्स या ऐसे एयरमैन कैसे फॉलो करते होंगे उस एयरफोर्स चीफ को, अपनी यूनिट्स में जाते होंगे, उन यूनिट्स में सबको पता है कि हमने नहीं मारे, तो क्या रिस्पेक्ट होगी, एक बात। ये जो अमेरिकन कांग्रेस ने कहा है, मैं भी इसको रिपोर्ट को देख रहा था, पूरे दुनिया में जब भी इंडियन एयरफोर्स चीफ ने आकर क्लेम किया है, मैं इंटरनेशनल मीडिया में देखता था, उनको कोई कवरेज नहीं मिलती थी। देखिए, बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपके जो आप कहते हैं। और मैंने पढ़ा था कि अगर अंग्रेजी में पढ़ा था कि इफ़ यू हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स, बट इफ यू डू नॉट हैव इंटेग्रिटी नथिंग एल्स मैटर्स। ठीक है, तो इंटेग्रिटी ही मस्ट है। अगर एयरफोर्स चीफ की इंटेग्रिटी अपने लिए छोड़े, अपने मुल्क के लिए, अपनी एयरफोर्स के लिए नहीं होगी, तो वो क्या बनेगा? ठीक है। हमें ये क्रेडिट दिया गया। आखिरी जुमला मैं इस पे कहना चाहूंगा कि उन्होंने फिर चीन को क्रेडिट दिया है। देखिए, चीन को क्रेडिट तो तब दिया जाता है कि चीन ने आकर लड़ा होता है। इस तरह तो इंडिया ने भी S-400 रशिया का इस्तेमाल किया, मिराज 2000 और राफेल फ्रांस के इस्तेमाल किए, ड्रोन इजराइल के इस्तेमाल किए, और अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर और C-130 इस्तेमाल किए। तो हमने तो नहीं कहा हमने 4 मुल्कों को हराया है, हमने तो 4 मुल्कों से जंग जीती है। जंग से पहले आप जिससे मर्जी मदद लें, जिससे मर्जी ट्रेनिंग करें, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अकाउंटेबिलिटी कौम करती है कि आपने जंग में क्या किया। इंडिया की वो वॉर ट्रॉफी कहाँ है जिसके लिए उन्होंने हम पर हमला किया था? आपने कौम को वॉर ऑब्जेक्टिव्स दिखाने होते हैं कि जब हमने हमला किया, जिसके पास ऑफेंस की ऑप्शन हो, जिसके पास ऑफेंस की ऑप्शन हो, वो प्रूव करता है अपनी कौम को कि बिल्कुल। अब तो पता नहीं अब ऑप्शंस हैं, क्योंकि नुकसान भी बढ़ रहा है। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर।